Welcome everybody. This is our third class in chapter 10, class 10, chapter electricity. And our today's topic of discussion is resistance and Ohm's law. So before this, we had made already two videos on electricity chapter, and you can check it out in our playlist on our channel. The playlist is class 10th physics. You can check out this whole playlist. We have made videos specific to only physics chapters in depth with questions and numericals with around covering more than 50 questions for each chapter. So you can find out in our playlist. And if you like them, then you can also like, share, and subscribe to our channel. It is a zero cost way for you to motivate us, because more we feel motivated, more you like, more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content. And it is a zero cost way for you to support us. So please do support us with your like, share, and subscribe. So with this, let's start today's topic, that is resistance and Ohm's law. So first of all, we are going to discuss resistance, and after then we will come to known as Ohm's law. And what is Ohm's law? Then we will come. First we will discuss resistance. सो सपोज कीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एंड सर्किट डायग्राम हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, दैट व्हाट आर सर्किट डायग्राम्स. तो हम एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं. सपोज कीजिए आपके पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल. यहां से आप इसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हो, रेजिस्टेंस आर. आफ्टर दिस यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हमने स्विच लगाया हुआ है. हम सेकंड टाइप का स्विच लगाते हैं. सो ये एक स्विच है और ये अभी ओपन है. तो जब ये ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता. सो व्हेन स्विच, आप इसको बोल सकते हो स्विच पी. सो व्हेन स्विच पी इज ओपन, नो करंट flows into सर्किट. सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो बैटरी का पोटेंशियल है, सपोज बैटरी का पोटेंशियल है V, मींस बैटरी V वोल्ट की है, 2 वोल्ट की हो सकती है, 3 वोल्ट की हो सकती है, कि वो यहाँ पे पहुंचा नहीं है. अगर आपने जब इसको कनेक्ट किया और सर्किट ओपन है, तो भी यहाँ पे हर जगह पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे बल्ब वाले हिस्से में भी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है. बिकॉज अभी ये ओपन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेंटेन है. अगर आपके पास यहाँ पे एक वोल्ट मीटर होता और आप ऐसे उस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते, और सपोज कीजिए बैटरी 5 वोल्ट की थी, तो यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट ही मिलता. बिकॉज वोल्ट मीटर सर्किट को कनेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ वोल्टेज मेजर करता है. तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलता. और इस केस में अगर आप यहाँ पे एक एमीटर लगा देते लाइक दिस, कि मैं यहाँ से कनेक्शन को कट करके मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा देता हूँ, तो इसकी रीडिंग होती 0, बिकॉज सर्किट अभी ओपन है, सर्किट में अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा. तो अब हम क्या करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं. हम कनेक्ट करके सर्किट को क्लोज करते हैं. तो हम सेम सर्किट दोबारा ड्रॉ करते हैं. सो ये बैटरी, दिस इज रेजिस्टेंस और हम इसको रब कर देते हैं अभी के लिए.
इसको हम इधर लिखते हैं 5 वोल्ट और सेपरेट कर देते हैं इनको आपस में, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। सो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी की है और अभी हमने की को क्लोज कर दिया। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एंड लाइक दिस आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ और हमने स्विच को नेम दिया था P, when switch P is closed, then circuit is closed। जो यहाँ पे सर्किट था उसको बोला जाता है ओपन सर्किट, जो यहाँ पे सर्किट है उसको बोला जाता है क्लोज सर्किट। सर्किट इज क्लोज एंड करंट flows through resistance or bulb and wires and बैटरी। जब आपने सर्किट को क्लोज कर दिया तो अब करंट फ्लो हो रहा है, वायर से भी फ्लो हो रहा है, मींस वायर से स्टार्ट करेगा करंट फ्लो होना, रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, वहां से फ्लो होगा, बल्ब के अंदर जाएगा, की के अंदर जाएगा और वापस बैटरी के अंदर आएगा। सो करंट फ्लो हो रहा है। करंट के लिए हम सिंबल आई यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने आई सिंबल दे दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये रेजिस्टेंस है हम इसको मैग्नीफाई करते हैं। कितना मैग्नीफाई करते हैं, हम इसको एटॉमिक लेवल पे मैग्नीफाई करते हैं। सिमिलरली जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो आपकी वायर के लिए भी वैलिड होगा और ये बल्ब है जो इसके लिए भी वैलिड होगा। तो चाहे हम रेजिस्टेंस के लिए करें या हम बल्ब के लिए करें, वो अप्रोक्सीमेटली सबके लिए वैलिड होगा। स्लाइटली थोड़ी थोड़ी कंडीशंस चेंज होंगी, उसके हिसाब से आप हम जो अब चीजें हैं वो बाकी जो स्पेसिफिक है कि वायर के केस में क्या होगा, बल्ब के केस में क्या होगा और रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जूम करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को, और ये सब पे वैलिड होगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हम वायर को जूम कर रहे हैं या हम बल्ब को जूम कर रहे हैं, बट बैटरी के लिए नहीं। या तो आप रेजिस्टेंस को कर सकते हैं या बल्ब को कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम एटॉमिक लेवल पे जूम करें तो क्या दिखाई देगा हमें। अब अगर हम इनको एटॉमिक लेवल पे जूम करते हैं और हम वायर का केस लेते हैं, तो वायर क्या है, जो वायर है वो मेटल है, और मेटल के अंदर जो अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो ऐसे बनता है। पॉजिटिव न्यूक्लियस होते हैं जो ऐसे अरेंज होते हैं लाइन में। सो हम एक और बना लेते हैं न्यूक्लियस की लाइन। तो सपोज कीजिए ये जो वायर है इसके अंदर ना ऐसे जो थिकनेस है वो 2 एटम की थिकनेस है। हम मल्टीपल एटम और लेयर्स भी बना सकते हैं, बट अभी हम आपको हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए जस्ट हम 2 लेयर की थिकनेस ले रहे हैं कि जो ये वायर बनी हुई है ये 2 लेयर ऑफ एटम से बनी हुई है, ये ऐसे एटम आगे जा रहे हैं। अब जो ये एटम है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनके अराउंड घूमते रहते हैं। मेटल के केस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र की तरह घूमते हैं, जैसे समुद्र में पानी होता है ऐसे मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। सो सपोज कीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कलर से शो करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपने क्या किया हुआ है, सपोज कीजिए आपने इस साइड बैटरी का पॉजिटिव वो लगा दिया हुआ है। आपने कोई बैटरी ली, हम सेपरेट कलर से लेते हैं। आपने एक बैटरी ली और आपने यहाँ पे
पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, वायर का ये साइड पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और वायर के ये साइड पे आपने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हर जगह नेगेटिव होगा। अभी आप क्या करते हो कि आप साथ में यहाँ पे की भी लगाते हो। आपने यहाँ पे की लगाई और की को आपने रखा ओपन। तो जब आप की को ओपन रखते हो तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मींस यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही एक की आप इधर लगा देते हो सो दैट इस साइड भी आपको कोई पॉजिटिव ना मिले। ये दोनों की आपने ओपन छोड़ी हुई है तो यहाँ भी कोई पॉजिटिव नहीं है। तो इस सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि ये वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कीजिए एक और इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है दैट जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये कभी एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे से एक बैलेंस बना के रखते हैं सो दैट जितना ये इसको रिपेल कर रहा है उतना ये रिपेल कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक बीच में ये इक्विलिब्रियम पे आके बैठ जाता है और ये यहीं पे स्टेशनरी रहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ये एटम इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होता है कि सपोज कीजिए अभी हमने कोई बैटरी नहीं अप्लाई की हुई और हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये एटम अट्रैक्ट करेगा तो ये इससे जाके स्ट्राइक करेगा, ये उसके बाद अपना पाथ बदल देगा क्योंकि इसका इस एटम के साथ कोलिजन हो, ये इधर जाके स्ट्राइक करता है। फिर सपोज ये इधर चला गया, इसके साथ स्ट्राइक करता है तो ये इधर आता है, फिर इसके साथ स्ट्राइक करता है तो इधर आता है, इसके साथ स्ट्राइक करता है इधर आता है, और ये ऐसे ही रैंडमली मोशन करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही रैंडमली स्ट्राइक करते रहते हैं और रैंडमली इधर उधर जाते रहते हैं। और अगर आप, ये तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे थे, अगर आप ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए लो, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कोलिजन करेंगे और रैंडमली किसी न किसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे। अगर आप एज ए होल, एज ए मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के इस मोशन का सम लोगे व्हेन, जहां पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मींस जितने इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड जाते हैं वापस। तो इन नेट आपको इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं मिलता कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन मिलके इन नेट इस तरफ जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होंगे। तो अगर आप सबकी वेलोसिटीज को ऐड करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। मींस एज ए होल कोई मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा। ओके, अब ये तो था बेसिक केस। अब एज ए होल कोई मोशन नहीं हो रहा, कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है, नो करंट। तो मीन्स कोई करंट भी नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करोगे। तो हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। लेट अस कॉपी दिस। तो अब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड को हमने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव, यहाँ पे कनेक्ट किया यहाँ पे बन गया हमको नेगेटिव।
अब पहले इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एटम्स अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये भी अट्रैक्ट करेगा। मींस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, किस तरफ, इधर जाने के लिए, बैटरी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। और सेकेंडली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको भी दूर भेजेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये नेगेटिव इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। तो इन एज ए होल आप देखोगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो अभी हम आपको वही एक्सेलरेशन समझाएंगे कि उस सिनेरियो में क्या होगा। सो हम इसको बैकवर्ड हटा देते हैं, बिकॉज दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि फोर्स किस तरफ लगेगा। मींस जो फोर्स है वो फोर्स इस तरफ लगेगा सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पे, और जो ये मेटल आयंस हैं ये अपनी जगह पे फिक्स है, तो इनके ऊपर एज सच कोई फोर्स नहीं लगने वाला, या जो फोर्स लगेगा वो इनको मूव नहीं करवा सकता, क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर फिक्स है, मेटल के लैटिस के अंदर फिक्स है, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बैटरी के लगाने से। तो अब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और बाकी इलेक्ट्रॉन पे जो बाकी के हैं उनके साथ आप ये समझ के चलिए कि उनके साथ भी यही हो रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अब ये क्या करेगा, ऐसे चलना स्टार्ट करेगा। अब जब ये ऐसे चलेगा तो ये एटम से टकराएगा, इस एटम से टकराएगा, नीचे आएगा, इस एटम से टकराएगा, इधर आएगा, और फिर से इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूअस है, तो ये फिर से इधर जाएगा, फिर से टकराएगा, फिर से शायद यहाँ पे पहुंच जाए, अब फिर से टकरा रहा है, फिर से टकरा के वापस आएगा, फिर से शायद इस पे, फिर से इस पे फोर्स लगेगा, ये फिर से टकराएगा, और ये फिर से ऐसे। मींस पहले तो क्या हो रहा था, जब ये बैटरी हमने अप्लाई नहीं की थी उस केस में ये इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस वहीं पे घूमे जा रहा था, एक या दो एटम्स के को क्रॉस कर पाता था और घूम के फिर से वहीं पे आ जाता था, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी 0 थी, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा था। बट अब इस केस में क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये नेट 0 नहीं रहेगा, अब ये क्रॉस करेगा, आल्दो जो क्रॉस करेगा वो बहुत ही स्मॉल होता है, मींस ये एक एटम से लेकर दूसरे एटम या तीसरे एटम तक ही जा पाएगा, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी वायर ऐसे क्रॉस कर जाएगा, नो। ये अगर यहाँ पे था तो बैटरी की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से एक कोलिजन करेगा, रैंडम कोलिजन अलग अलग डायरेक्शन में, बट जहां से इसने स्टार्ट किया था जब ये एंड करेगा ये उससे थोड़ा आगे होगा, मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ तक पहुंच चुका है। और सिमिलरली अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फोर्स लगेगा इस पे, तो ये कोलिजन करेगा रैंडम, ऐसे गोल इधर उधर रैंडम कोलिजन करेगा, बट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो एट लास्ट सपोज कीजिए ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। मींस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास क्या आ जाएगी, आपके इलेक्ट्रॉन के पास एक नेट वेलोसिटी आ जाएगी जो कि नॉन जीरो होगी। तो नॉन जीरो वेलोसिटी की वजह से क्या मिलेगा, हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अगर हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, हमारे पास करंट आ रहा है। ओके, सो हमारे पास करंट आ गया। अब अगर आप सपोज करो कि ऐसा सिनेरियो होता हमारे पास कि, लेट मी शो यू कि, हम इसको रख करने पहले, जो हमारा फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, अगर ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये यहाँ पे ना होते, सच लाइक दिस, अगर ये न्यूक्लियस ऐसे ऊपर होते, मींस ये गैप बहुत ज्यादा होता, तो उस सिनेरियो में क्या होता कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर इन पे ऐसे फोर्स लग रहा तो ये इजीली जा पाते, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे पहुंच जाते, ये इलेक्ट्रॉन भी
बहुत आसानी से यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसका किसी के साथ कोलिजन नहीं होता, और अगर कोलिजन होता भी तो कोलिजन बहुत कम होते ऐसे टकरा के, और ये इजीली यहाँ पे जा सकता था। बट ऐसा नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज जो ये आपके एटम के न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं एटम के अंदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। एंड सेकेंडली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एक्सेलरेट होते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट होते हैं, जब उन पे फोर्स भी लग रहा है तो वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन लेते हैं और उनका कोलिजन होता रहता है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, मींस अगर इनमें ज़्यादा स्पेस होता तो आपको ज़्यादा करंट मिलता, क्योंकि आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाते, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते। अब उतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, अब आपके यहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो पा रहे हैं, या आपको कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं, मीन्स आपको करंट कम मिल रहा है। तो यही हिंड्रेंस, यही कमी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। सो अभी हमने आपको जो रेजिस्टेंस है उसका कोज रूट बताया, दैट जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लगते हैं जो उसको पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है तो वो जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, उनसे टकराता है। उनसे टकराने के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है और एक अलग पाथ ले लेता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको शो करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये इस पे फोर्स मिलेगा तो ये इधर स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, वापिस आ जाएगा, फिर से स्ट्राइक करेगा। तो अगर यहाँ पे इसके पास अनफ स्पेस होता तो ये इजीली जा सकता था, बट ये अब नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं जिनके साथ इसका कोलिजन होता रहता है, और उसकी वजह से इजीली मूव नहीं कर पाता। सो यही है रीजन रेजिस्टेंस का, कि एटम्स मटेरियल्स के अंदर रेजिस्टेंस क्यों आता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो किससे टकराते रहते हैं? इन मेटल आयन से या इन पॉजिटिव न्यूक्लियस से, इनसे टकराते रहते हैं, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। सो अब आप रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? अब अगर आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, सो अब आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। इट इज ए प्रॉपर्टी of a material by which flow of electrons is hindered। मीन्स ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाते, और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द opposition offered by material to flow of charge। मीन्स जब चार्ज फ्लो करेगा उसके फ्लो में जो मटेरियल ओपोजिशन देगा, उस ओपोजिशन को जब हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर हम ऐसा करें कि हम इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगा दें, हम इतना जो फोर्स हम बैटरी की वैल्यू बढ़ा दें और इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? सो हम आपको वो केस भी एक्सप्लेन करेंगे कि उस सिनेरियो में क्या होता है। सो लेट अस इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से। तो अभी सपोज कीजिए हम यहाँ पे बैटरी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। सो
ये ऐसे सपोज कीजिए हमने एक और बैटरी लगा दी इसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे और भी पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर और ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लास में, 9th क्लास में, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, तो उसके पास वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी जैसे उसके पास आती है काइनेटिक एनर्जी। मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के पास, हम ये सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में यहाँ पे था, हमने बहुत ज़्यादा बैटरी से फोर्स लगा दिया, बहुत बड़ी बैटरी लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पूरी एनर्जी इसके पास, इस एनर्जी से इसके पास स्ट्राइक करता है। अब जब ये इस एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा किसके पास जाएगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास जाएगा। अब ये वहां से रिफ्लेक्ट होके स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर होके यहाँ पे आएगा और ये इससे फिर से स्ट्राइक करेगा, ये इससे फिर से इसको एनर्जी देगा। अब ये इधर जा रहा है, इसको फिर से फोर्स लग रहा है, इसके पास फिर से और एनर्जी आएगी, ये फिर से इसके साथ जाके स्ट्राइक करेगा, फिर से इसको एनर्जी देगा। तो इस प्रोसेस में जब हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बड़ी बैटरी लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है वो जब इनसे टकराता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस से टकराता है, तो वो अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर करता रहता है। और जब वो अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर करता है, उस सिनेरियो में क्या होगा कि इनके पास और एनर्जी आएगी। मींस अब ये क्या होने लग जाएंगे, गर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज इनके पास और एनर्जी आ रही है, तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे सभी के सभी न्यूक्लियस। इन शॉर्ट इस सिनेरियो में क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई more voltage then wire starts heating, वायर गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जब वो गर्म होगी तो वो क्या करेगी, ग्लो भी कर सकती है। और यही बल्ब के अंदर होता है, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि बल्ब के अंदर कैसे होता है। जब आप उस पर ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो वायर आपकी जो ग्लो भी हो सकती है, और एटलीस्ट गर्म तो होगी ही होगी। हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है हमने वो पढ़ लिया। अब हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का, वो 3 कैटेगरी में फॉल करता है। पहला होता है जिनके पास हाई रेजिस्टेंस हो, दूसरा होता है जिसके पास मीडियम रेजिस्टेंस हो, और तीसरे होते हैं जिनके पास लो रेजिस्टेंस हो। अब हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, ओपोजिशन टू करंट। अब जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को ज्यादा अपोज करेगा, मींस वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो इनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। जिनके पास लो रेजिस्टेंस है वो करंट को इजीली अलाउ करेंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करवाएंगे, इनको बोला जाता है कंडक्टर्स। और जिनके पास मीडियम रेजिस्टेंस है इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंडक्टर्स के एग्जांपल होते हैं, जैसे सबसे जो बढ़िया कंडक्टर हम माना जाता है उनमें आता है गोल्ड, सिल्वर आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है। ये अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं। इंसुलेटर जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनमें क्या कौन आता है, प्लास्टिक, रबर, वुड, सैंड, ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल अलाउ नहीं करते। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये ये थोड़ा मतलब कंडक्टर्स की तरह फुल्ली अलाउ तो नहीं करते, बट इंसुलेटर की तरह फुल्ली उसको डिसअलाउ भी नहीं करते। तो इसमें आते हैं लाइक
सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन क्या होती है, जो प्यूरिफाइड सैंड होती है उसको सिलिकॉन बोला जाता है। फिर आता है जर्मेनियम। तो ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है। अभी आपको सेमीकंडक्टर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको इंसुलेटर और कंडक्टर्स पे ध्यान देना है। और जो कंडक्टर्स होते हैं ये मोस्टली मेटल्स होते हैं। वाई? बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि अगर करंट को चलवाना है, अगर आपको करंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब वो फ्री होंगे। सो दैट्स वाई जो कंडक्टर है वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। और जो इंसुलेटर हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और इनके पास क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं जो मूव कर सके। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनके पास है ही नहीं मूव करने के लिए, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ये इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्रीली मूव करने के लिए, तो ये करंट को इतना इजीली अलाउ नहीं करेंगे। मींस इनके पास जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन होगा, वही जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उनके अंदर बम्प करता रहेगा बार बार। यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चांसेस ज्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो वही बार बार इनसे स्ट्राइक करता रहेगा और करंट बिल्कुल कम होगा। सो दैट्स वाई जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, वो अ, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जिनके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है। सो इन शॉर्ट जो मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सो हम अब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इनका आपको एग्जांपल देख चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि नॉर्मली ये क्या क्या होते हैं। अब हम अपने एग्जांपल पे वापस चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सो हमने यहाँ से शुरुआत की थी और हमने बताया था कि जो हम स्टडी करेंगे अभी हम उसको सब पे अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे वायर का एग्जांपल लेके स्टडी किया कि कैसे वायर के केस में पॉजिटिव आयंस होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे हम जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो वो कैसे मूव करेंगे, बिना बैटरी के वो कैसे मूव करेंगे। तो अब हम एक एक करके ये कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो जो रेजिस्टेंस है ये बनता है हाई रेजिस्टेंट मटेरियल्स, बिकॉज इसका काम ही क्या है, फ्लो, करंट को कंट्रोल करना। अब करंट को कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे मेटल आयंस के साथ। अगर ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो मेटल आयंस को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या होगी, हीटिंग होगी। तो हीटिंग होने से क्या हो सकता है, वायर जल भी सकती है, या वायर पिघल सकती है, वायर टूट सकती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सर्किट में क्या लगाया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। वो करंट को एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने देता। दैट्स वाई जो सर्किट है वो प्रॉपरली ऑपरेट करता रहता है। अब आते हैं जो बल्ब है। अब जो बल्ब होता है ये होता है वेरी हाई रेजिस्टेंट मटेरियल। अब इसका वेरी हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, बिकॉज जो हीट होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो करंट पे डिपेंड करती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि कितना रेजिस्टेंस है। सो हमें जो बल्ब है वो ऐसा चाहिए जो ग्लो कर सके, मीन्स वो इतना गर्म हो सके कि उसका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाए। और उसको ग्लो करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म होना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम इसका जो बल्ब है इसको वेरी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल देते हैं, बट नॉर्मली इतना भी नहीं कि बिल्कुल कंडक्ट ना करे जैसे नॉन मेटल्स।
या इंसुलेटर। इंसुलेटर नहीं लेना, हमें लेना कंडक्टर ही है, बस कंडक्टर में ऐसा लेना है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो इसमें नॉर्मली टंगस्टन लिया जाता है। ये इसके बारे में हम जो हीट का टॉपिक है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें कवर करेंगे कि कैसे हीट्स जो टंगस्टन है वो बल्ब के अंदर कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। तो हम ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब तक हमने रेजिस्टेंस पढ़ दिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का रीजन देख लिया कि वाई रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, उसके बिहाइंड जो प्रिंसिपल रीजन है उसके पीछे वो क्या है। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे, जो हमारे का सेकंड टॉपिक है। सो ओम्स लॉ। नाउ ओम्स लॉ को अगर आपको स्टडी करना है इन लेबोरेटरी, तो हम आपको एक बेसिक से सर्किट डायग्राम बताते हैं और उसकी हेल्प से आप उसको लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। सो अगेन हम वही लेंगे अपना, ये हमारी बैटरी है प्लस माइनस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एमीटर लगाते हैं और ये प्लस माइनस। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं प्लस माइनस। और यहाँ पे जंक्शन है तो 3 डॉट्स को जीरो कर डॉट बनाना पड़ेगा। और देखिए हमने एमीटर को सीरीज में लगाया है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया है रेजिस्टेंस के। तो अब आप यहाँ से वोल्टेज वेरी करके क्या देख सकते हो, वोल्ट की रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना है और रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना है। सो आप क्या नोट कर सकते हो, पोटेंशियल की वैल्यू नोट कर सकते हो एंड करंट की वैल्यू नोट कर सकते हो किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जब आप इन वैल्यूज को नोट करोगे और प्लॉट करोगे कैसे, एक ग्राफ पे, अगर सपोज कीजिए आप एक ऐसे ग्राफ बनाते हो और इस साइड आप लेते हो वोल्टेज या पोटेंशियल और इस साइड आप लेते हो करंट। तो जब आप इन दोनों को प्लॉट करोगे तो आपके पास ऐसे पॉइंट्स आएंगे, और जब आप इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करोगे तो आप देख पाओगे कि ये सभी पॉइंट्स ना एक स्ट्रेट लाइन के आसपास है, और यही होता है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या बोलता है, एज पर डेफिनेशन ओम्स लॉ की डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो यहां से, दैट द करंट flowing through any component is proportional to voltage applied across its terminals। मीन्स हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टर बोल सकते हैं आप इसको, रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसका प्रॉपर नेम होता है रेजिस्टर। हमारे पास एक रेजिस्टर था, हमने उससे एक करंट फ्लो करवाया, किसकी हेल्प से, बैटरी की हेल्प से। तो उससे जितना करंट फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना आपने उस पर बैटरी लगाई है। अगर आप बैटरी की वैल्यू बढ़ा दोगे तो उससे करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बैटरी की वैल्यू कम कर दोगे तो उससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये बोलता है बेसिकली ओम्स लॉ। तो अगर आप यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाने लगो,
तो मीन्स जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, और आप यहाँ से लिख सकते हो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। तो ये वी क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स। टर्मिनल क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स। जैसे अगर सपोज कीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है तो इसके 2 टर्मिनल ये हैं, मीन्स इनके अक्रॉस वोल्टेज। आई क्या है, करंट, मीन्स इसका इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, और ये आर क्या है, कांस्टेंट, और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है। और ये सिर्फ रजिस्टर के लिए नहीं होता है, सबके लिए एप्लीकेबल है। आपका जो बल्ब होता है ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है, आपकी जो हीटिंग रोड होती है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, फैन के लिए भी एप्लीकेबल है, कंप्यूटर के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल होता है ये लॉ। तो इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। अब आपको इसका बेसिक्स बता देते हैं, कुछ बेसिक चीजें। लाइक अगर आपके पास गिवन है एग्जाम्पल की फॉर्म पे कि आपके पास कोई डिवाइस है, उसका जो करंट है वहां पे करंट है 5 एम्पियर एंड वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से जो आर है, आर की वैल्यू आ जाती है वी बाय आई। वी इज 10, आई इज 5, दैट इज 2। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसका सिंबल होता है ये, तो आंसर आएगा 2 ओम। एक और देख लीजिए कि सपोज कीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, वोल्टेज की वैल्यू है 20 वोल्ट, तो करंट निकालना है। तो अगेन हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम जो करंट आएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज 20 एंड रेजिस्टेंस इज 10, तो यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। सो ये था ओम्स लॉ एंड जो रेजिस्टेंस है उसका बेसिक्स। अभी हम इसमें एक और लेक्चर एटलीस्ट हमें और कवर करेंगे हम, जिसमें हम आपको रेजिस्टेंस को ऐड करना सीरीज में और पैरेलल में वो दिखाएंगे कि कैसे ऐड होता है, कैसे आप सीरीज में यूज करते हो, कैसे आप पैरेलल में यूज करते हो, कैसे वहां पे वोल्टेजेस वेरी करती हैं, कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज को कैसे मापना है और सीरीज में वोल्टेज को कैसे मेजर करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारी इसी वीडियो का आगे इसी रेजिस्टेंस वाले पार्ट का कंटिन्यू होगा। एंड एज यूजुअल अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई हो, आपके कंसेप्ट्स बेटर हुए हों, then please share this video, like this video. If you have any doubt, comment on our comment section, and please subscribe to our channel, because it helps when you subscribe. It motivate us to make more such videos. So please subscribe, and we will meet in next video. Till then, goodbye. Thanks for watching.